नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आनंद कौशल है और मैं आप सबों के सामने आज आधुनिक भारत की एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा 1857 की क्रांति को रखूँगा। 1857 की क्रांति राज्य स्तर की परीक्षाएं, केंद्र स्तर की परीक्षाएं, उनमें पूछे जाने वाला बहुत ही रोचक टॉपिक है जो हमेशा आता है। ये पढ़ने पढ़ाने में बहुत रुचिकर है और मेरा एक दृष्टिकोण है कि जब मैं किसी अवधारणा की बात करता हूँ तो उस अवधारणा को व्यापक पैमाने पे समझे, उसके हर बिंदुओं को खंगाले, समझें, जानें। तो उससे होता क्या है कि जब हम किसी अवधारणा के विस्तृत परिप्रेक्ष्य को समझते हैं तो उसके बाद हमारे लिए उस टॉपिक के सवालों को हल करने में बहुत ही कम वक्त लगता है। दूसरा क्या है कि हम चाहे वो मेंस लेवल की बात हो चाहे वो पीटी लेवल की बात हो, वहाँ पे वो समझने में बहुत आसान होता है। और इसीलिए पहले है कि किसी अवधारणा की व्यापकता को समझिए कि उसमें कौन से बिंदु कहाँ हैं, और तब जाके एक होता है कि जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो देखिए, इसे समझने का एक तो तरीका है कि हम उसके कारण को समझें, जो बहुत कारण है, परिणाम है, असफलता के कारण, स्वरूप, इन सब चीज़ों को समझें। और बहुत इसे व्यापक पैमाने पे भी समझा जा सकता है। अगर हम सिर्फ पीटी लेवल की बात करें तो वो बहुत शॉर्ट लेवल पे भी समझ सकते हैं। लेकिन आज मैं प्रयास करूंगा कि इस अवधारणा को आप लोगों के सामने व्यापक परिप्रेक्ष्य में रखूं। तो देखिए, सबसे पहले जब हम किसी घटना को समझते हैं तो मेरा दृष्टिकोण है कि हम पहले उस टाइम अपने देश की स्थिति को समझें। एक तो ये होता है कि फिर हम उसके अंतर्राष्ट्रीय पक्षों को समझें कि उस टाइम अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या हो रहा था। और इतिहास को जब समझना होता है तो इतिहास हमेशा कहानियों की तरह समझिए तो वो रुचिकर होगा। तो मेरा पहला है कि उस टाइम जब 1857 की क्रांति की लहर तो एकाएक हुई नहीं होगी, कहीं ना कुछ तो देश में घट ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा देश में। इससे पहले भी हमारे यहाँ जनजातीय विद्रोह हो रहा था। तो विद्रोह क्यों हो रहा था, क्यों इसकी सुगबुगाहट हो रही थी? तो देखिए, हो क्या रहा था कि हमारे देश में अंग्रेजों ने बहुत सारी नीतियों को लाया। चाहे वो नीतियाँ उसके सुधार की नीति हो, वो हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे थे, चाहे वो सती प्रथा हो, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम हो, इन सबों के माध्यम से हमारे सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे थे। या हम कह सकते हैं कि रेलवे के माध्यम से वो उनका प्रचार प्रसार हो रहा था। तो देखिए, जब कोई घटना होती है तो इससे उसका एक पक्ष दुखी होता है, जिसे हम विरोध कह सकते हैं, और एक पक्ष जिससे फायदा होता है, जिसे हम उसके सकारात्मक बिंदु भी कह सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जब ये घटना हो रही है उस टाइम भारत में, तो एक व्यापक समूह को इससे हानि हो रहा था। तो जब हम इस रेल की घटना हो, चाहे डलहौजी के जितने भी कार्य हो, हड़प नीति हो, तो ये सब देश में उस टाइम का ये खाका था कि हमेशा चारों तरफ अंग्रेजों की कुछ नीतियाँ थी। हर देश में अवध के क्षेत्र में अलग नीति थी, साउथ में अलग नीतियाँ उनकी थी, फिर हमारे रेलवे के प्रति उनका जो कार्य हुआ था, फिर हमारे धार्मिक क्षेत्र में थे। तो इस तरह उनकी नीतियाँ चल रही थी। ये था हमारे देश के उस वक्त का खाका जो चल रहा था। और जब हम देश की स्थितियों को समझते, इसे मैंने आपके सामने बहुत ही संक्षेप में रखा है, इसे विस्तृत आगे नहीं बढ़ाया है, क्योंकि हम इस धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है कि जब हम देश की स्थिति को समझते हैं तो यहीं से कारण की उत्पत्ति होती है। और कारण में क्या है कि जब हम 1857 की क्रांति की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जानेंगे कि उस टाइम देश में राजनीतिक कारण क्या थे। तो राजनीतिक कारण की देखिए क्या स्थिति होती है कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ अंग्रेजी शासन था, उनकी नीतियाँ तो चल रही थी, लेकिन उनकी जो प्रवृत्ति थी वो देसी ना हो कि विदेशी थी। लोगों में ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं कि ये सरकार हम लोगों को हम लोगों को अपना समझ के काम नहीं कर रही थी। ये प्रजातीय श्रेष्ठता का या उन पे अपने नस्ल को समझने का एक जिम्मा था, मतलब अपने आप को बहुत श्रेष्ठ समझने का जिम्मा था। ये एक कारण था। दूसरा कारण क्या था कि डलहौजी की उस टाइम बहुत व्यापक नीतियाँ चल रही थी। उस टाइम उन्होंने
राज्यों के समामेलन को अपना एक लक्ष्य बना लिया। और उसमें सबसे पहले हुआ क्या, अवध को कुशासन के आरोप में उसे अपने अंदर कर अपने राज्य में, ब्रिटिश राज्य में मिला लिया। क्योंकि जब हम अवध की बात करते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि अवध के लोग हैं, तो उनके कुछ बच्चे सिपाही थे, तो उनमें भी तो रोष होगा, वहाँ भी क्रांति की चिंगारी उठ रही थी। दूसरा, ये एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य था, एक अवध का था, एक झांसी में झांसी की रानी के बारिश को मान्यता ना देना, वहाँ भी एक चिंगारी जन्म ले रही थी। दूसरा कारण क्या था, दूसरा कारण था आर्थिक पहलू। जब कोई क्रांति होती है तो उसके पीछे 2-3 पहलू जिम्मेदार नहीं होते, उनके पीछे एक सदियों से एक धीरे धीरे रोष खड़ा होता है। तो आर्थिक में क्या था कि देखिए, सबसे पहले क्या था कि हमारे देश में जो हम कृषि व्यवस्था थी उसको उन्होंने अपनी नकदी फसलों के व्यापार के लिए बिल्कुल चौपट कर दिया। दूसरा, हस्तशिल्प उद्योगों का उन्होंने पतन कर दिया। जब हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हो गया तो जो कारीगर थे, जो उसमें अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, जो शिल्पकार थे, वो बेरोजगार हो गए। जब वो बेरोजगार होंगे तो उनमें भी क्रांति की रोष आएगी, किसानों में भी क्रांति का रोष था एक। और देश के जो राजनीतिक माहौल थे, मेरी राजनीतिक माहौल कहने का तात्पर्य है अवध का क्षेत्र, झांसी, नाना साहेब और भी बहुत सारे जहाँ जहाँ उनका प्रचार था, उन लोगों की अपनी कुछ निजी उसमें हित भी था, उसकी भी चर्चा करेंगे, वो भी एक कारण था। तीसरा कह सकते हैं हम सामाजिक और सांस्कृतिक कारण। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण में क्या था कि सबसे पहले तो उसमें अपने आप को ईसाईकरण की जो नीतियाँ थी वो अपने आप को बहुत प्रबल मानते थे, उनसे वो अपने आप को बाहर नहीं, और वो भारतीय समाज संस्कृति को हमेशा अपने आप को श्रेष्ठ कहते थे और भारतीय समाज संस्कृति को वो नीचा दिखाते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत सारे रूल्स लाए। रूल्स में क्या था कि सती प्रथा, धार्मिक योग्यता, विधवा पुनर्विवाह और भी सारे काम थे। लेकिन इन कारणों में भारतीय समुदाय का एक वर्ग का कहना था कि आखिर हम लोग इसके लिए हैं, आप क्यों हमारे धार्मिक मामलों में टांग अड़ा रहे हैं। ये एक कारण हो गया। और चौथा कारण है सैनिक कारण। जब सैनिक कारण की बात करते हैं तो सैनिक तो देखिए, जहाँ अवध को उन्होंने मिलाया तो वहाँ से अवध के बहुत लोग सेना में थे, उनमें रोष बढ़ा होगा। और पहले क्या होता था कि जो ब्रिटिश सैन्य व्यवस्था का नियम था, वहाँ पे हमेशा भारत को कि जो आप कह सकते हैं उनके प्रमोशन में वो दिक्कत था, वेतन भत्ते उन्हें एक समान नहीं मिलता था। तीसरा कारण था कि उनमें धार्मिक पहचान जो है अपने आप को वो शो नहीं कर सकते थे। फिर क्या था कि मेरे ख्याल से 1854 के टाइम डाक घर अधिनियम आया था, जिसमें कि अंग्रेज जो भारतीय सैनिक थे वो अपने घर में पत्र भेजते थे, उन्हें पत्र भेजने की मनाही हो गई। दूसरा था कि आप समुद्र पार जाके सेवा करो, जो भारतीय संस्कृति में उसे अच्छा नहीं माना जाता था। तो ये सब कारण जो थे वो हमारे यहाँ सैनिकों के भीतर एक रोष ला रहा था। बस देखिए, ये सब जो कारण है ना, किसी क्रांति के होने के पहले ये सब कारण अमूमन चलता रहता है। इन कारणों से एक बहुत बड़े एक जनाधार को रोष प्रकट करने का मौका मिलता है। बस एक चिंगारी की ज़रूरत होती है, और यही हुआ यूँ कि इसे आप तात्कालिक कारण कह सकते हैं। चर्बी वाली कारतूस की घटना आ गई बहरामपुर दमदम सैन्य छावनी में, और फिर ये धीरे धीरे मेरठ में आया। तो यहाँ से जो चर्बी का कारतूस की घटना क्या थी कि चर्बी वाले कारतूस में उनमें सुअर गाय के चमड़े से एक नया राइफल आया था, तो उसे मुंह से तोड़ना होता, मुंह से उसे खोलना होता था। तो सेना में बहुत सारे ब्राह्मण थे, बहुत सारे राजपूत थे, हिंदू भाई थे, और दोनों के लिए सुअर उनके लिए निषेध था और ये गाय को पवित्र मानते थे। तो दोनों की धार्मिक भावनाएं यहाँ ठेस हुई, और यही जो कारण है हमारे यहाँ 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण हुए, और यहीं से क्रांति जन्म ले ली।
क्रांति को देखिए, जब हम अब जब क्रांति के कारणों को समझ लेते हैं तो हमें क्रांति के प्रसार को समझना होता है। ऐसे विधिवत प्रसार तो मेरठ छावनी से माना जाता है, लेकिन यहाँ से हम इसके पहले की घटना को समझते हैं कि कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जनवरी 1857 ये दमदम, फरवरी 1857 बहरामपुर, 29 मार्च 1857 ये बैरकपुर छावनी, ये तीनों पश्चिम बंगाल में थे। पश्चिम बंगाल उस टाइम का बांग्लादेश भी उसमें, अभी का बांग्लादेश भी उसमें सम्मिलित था। पश्चिम बंगाल में वो पूरा उस क्षेत्र में तो ऐसे ही वहाँ से धीरे धीरे एक चर्बी वाले कारतूस की घटना है एक जगह से दूसरी जगह बढ़ी, और जो बैरकपुर छावनी था उसमें 34वीं इन्फेंट्री राइफल्स के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बग और सर्जेंट ह्यूरसन को उन्होंने घायल कर दिया, और उन्हें मेरे ख्याल से 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा हो गई। ये घटना 10 मई को मेरठ छावनी पहुंची और यहाँ से क्रांति की विधिवत शुरुआत हो गई, और यहीं से हम इस तिथि को 1857 की क्रांति का विधिवत शुरुआत मानते हैं। देखिए, जब इतने चीज़ों को हमने अभी तक जो जो पढ़ा, अब ये है कि इसमें तो हमने आपको जो कारण समझाए, अगर आप बहुत संक्षेप में समझना चाहें तो आप कह सकते हैं कि लोगों के भीतर एक रोष था, चाहे वो सैनिक वर्ग हो, किसान वर्ग हो, चाहे वो राजनीतिक अवस्थिति में कह सकते हैं राज्य के लोग थे। हमारी सांस्कृतिक पहलुओं में उन्होंने जो टांग अड़ाया तो उससे एक समुदाय वर्ग नाराज हुआ। इन सब के बच्चे कहीं ना कहीं सेना से जुड़े थे, और यही कारण हुआ कि ये 1857 की क्रांति के कारण बने। और 1857 की क्रांति जब हो गई, विधिवत शुरुआत हो गई मेरठ छावनी से, तो ये लोग 11 मई को दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय को इन्होंने अपना नेता चुना और वहाँ पे गए। लेकिन उनकी जो आयु थी वो 70 वर्ष के करीब थी, बहुत वृद्ध थे। तो हम कह सकते हैं तो वक्त खां जो थे वो वास्तविक नेतृत्व कर रहे थे इन पूरे काम को। ऐसे ही ये धीरे धीरे पूरे देश में हर एक क्षेत्र में बढ़ता गया। एक कारण समझना होगा कि उस टाइम जो 1857 की क्रांति हो रही थी, तो उस टाइम ये था कि जहाँ से भी जो लोग आए, जैसे कानपुर से आए नाना साहेब, बिहार के जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह, झांसी की रानी, लेकिन सब में अपना एक निजी स्वार्थ था निजी स्वार्थ था कि सब अपने, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है, किसी के दत्तक पुत्र को मान्यता नहीं मिल रही है, तो वीर कुंवर सिंह की जमींदारी जा रही है, और यहाँ से जो सब अपने निजी फायदे के लिए लड़ रहे थे। उस टाइम एक ये था कि देश में कहीं से एकता की भावना नहीं थी, एक केंद्रीय संगठन नहीं था, और आप कह सकते हैं कि जो नेतृत्व था, नेतृत्व की कमी थी, प्रसार सीमित था। और सबसे बड़ी बात है कि जब लोगों के निजी हित होंगे तो जो शिक्षित वर्ग था वो ना इधर जा रहा था ना उधर जा रहा था। तो 1857 की क्रांति को आप इसे असफलता के एक कारण भी मान सकते हैं। लेकिन 2-3 मैं इसी बीच में आपको बताना चाहूँगा कि उस टाइम जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पमस्टन, और यहाँ पे जो भारत में उस टाइम गवर्नर जनरल थे कैनिंग थे। मुगल सम्राट के बारे में मैंने बताया, बहादुर शाह द्वितीय। और विद्रोह दबाने के लिए हर क्षेत्र में अलग अलग लोग थे। कैंपबेल थे, कहीं पे और कोई थे, और विद्रोह का एक प्रतीक रखा गया था। विद्रोह कमल और रोटी उस टाइम विद्रोह का प्रतीक माना गया था। और ऐसे ये जो मैंने बीच में आपको एक पॉइंट उधेड़ा, मेरे पास अभी बोर्ड से दिखाने का, वो प्रोजेक्शन दिखाने का एक अच्छा माध्यम नहीं है, इसलिए मैं बोलने का ही प्रयास कर रहा हूँ। और सबसे ये पॉइंट है ना, ये आपको हर जगह पूछेगा। और जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो देखिए कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं उसे नोट डाउन कर ले, और जब एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसे 2-3 पेज में आप बिल्कुल नत्थी कर ले, एक ही जगह रखें। अब जो भी चीज़ हो यहीं पे जोड़ना है और इसी को बार बार पढ़ना है।
तो ये सब है ना, कभी ना कभी एक दिवसीय परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं कि भाई बताओ क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था, उस टाइम इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्या थे। और ये सब जब क्रांति हुई तो देखिए, सबसे पहले क्रांति जब हो गई तो उसके बाद बहुत सारी लाशें गई इंग्लैंड। तो महारानी ने देखा और भारतीय लोगों में ये था कि उस टाइम मार मार के वो ये कर दिए थे, मतलब बहुत बुरी तरीके से लाश वहाँ गया था। तो उसके बाद महारानी ने देखा, फिर उन्होंने उस दिन से फैसला लिया कि अब जो होगा शासन व्यवस्था जो होगी वो महारानी के हाथों में आ गई। और 1 नवंबर 1858 का दिन था, इलाहाबाद में कैनिंग ने महारानी के घोषणा पत्र को पढ़ा। उस दिन से हमारे यहाँ महारानी का शासन स्टार्ट हो गया। गवर्नर जनरल की जगह वायसराय का पद आ गया और भारत सचिव और उसकी परिषद का गठन हुआ। ये एक अलग कंसेप्ट है, इसके बारे में मैं कभी और बात करूँगा। ये हुआ था आपको भारत सचिव, वो वहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल चलता था लंदन में, तो उसे बदल के हुआ था। ये एक अलग अवधारणा है, मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके पहले एक पिट्स इंडिया एक्ट आया था जिसके माध्यम से क्या था कि द्वैध शासन की प्रणाली चल रही थी, तो वो समाप्त हुआ था। और वहाँ से महारानी ने कह दिया कि अब हम प्रदेशों के विस्तार की नीति नहीं करेंगे, आपके धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन अंग्रेजों की इन नीतियों के पीछे भी उनकी एक नीति थी। और आप कह सकते हैं, अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखें तो एक होता है कि फूट डालो और राज करो की नीति जो अंग्रेजों ने चली, यहाँ पे भी दिखा। उसके बाद एक पील आयोग आया था सेना में सुधार के लिए। उसमें हुआ क्या कि जब 1857 की क्रांति हुई तो सेना को अपने कंट्रोल में रखने के लिए उन्होंने देखा कि सेना में उस टाइम कौन सी अमुक जातियां थी, तो जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ये सब वर्ग, तो उसकी संख्या को घटाया गया और गोरखा, सरदार और पठान को लाया गया। ये बहुत लड़ाके होते थे, लेकिन इनमें एक दोस्त था। ये लड़ना तो जानते थे, लेकिन किससे लड़ना है ये नहीं जानते थे। तो इसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और दूसरी जातियों को बिल्कुल सेना में कम किया। इससे सेना को उन्होंने अपने अंदर साधने का प्रयास किया। और आप इसका एक वर्तमान परिप्रेक्ष्य भी देख सकते हैं कि आज भारतीय नेताओं की भी ये हिंदू मुस्लिम को तोड़ना, आप ये समझ सकते हैं कि ये अंग्रेजों की ही नीतियों का प्रतिफल है कि जो आज हमारे समाज में दिख रहा है कि अगर वो एक हो जाए तो समाज में समस्याएं क्या है। तो ये कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड होता है, आप कह सकते हैं। तो उस टाइम भी जो नीतियां चल रही होती हैं वो कहीं ना कहीं से कंट्रोल्ड होता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। जो एक शासक वर्ग होता है उसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि जब उस टाइम चल रही होती हैं तो वो हमें पता नहीं चलता है, लेकिन शासक वर्ग के हाथों में वो होता है। इसके बाद 1857 की क्रांति के बारे में कहा जाता है कि उसकी स्वरूप की बात की जाती है। तो देखिए, स्वरूप तो उस पर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की। अगर हम एक दिवसीय परीक्षा में देखें तो वो नाम पूछता है कि स्वतंत्रता आंदोलन किसने कहा। इन सब चीज़ों को व्यापक तौर पे देखें तो उसके स्वरूप में देखा जाता है कि वो सैनिक स्वरूप था या प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन था या युग परिवर्तन की घटना थी, या आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ एक मात्र सैनिक स्वरूप था। तो जो लेखक थे, जो अंग्रेज समर्थक थे, वो मात्र एक सैनिक वर्ग को बता रहे थे। कुछ लोग उसे जो भारतीय थे, जो आप कह सकते हैं राष्ट्रवादी थे, वो अपनी आइडियोलॉजी के अनुसार इसे स्वतंत्रता संग्राम कह रहे थे। अंग्रेज इसे कह रहे थे कि ये एक नए युग परिवर्तन की घटना है। लेकिन इन सब चीज़ों में हुआ कुछ नहीं था। हुआ क्या कि अंत में तो वही शासन को रहना था। तो ये कोई युग परिवर्तन की घटना नहीं थी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हट के महारानी के हाथों में आ जाना, कंपनी के हाथों को छोड़ के महारानी के हाथों में आ जाना शासन, ये कोई युग परिवर्तन की घटना नहीं थी। नीतियाँ वही चल रही थी और अंततः हम लोग गुलाम ही थे। एक स्वरूप की बात होती है कि पुनर्स्थापनावादी स्वरूप। मतलब हम लोग क्या है कि जैसे बहादुर शाह द्वितीय को हम लोगों ने अपना नेता चुना, तो वहाँ से एक अवधारणा आने लगी कि लोग शोषण दमन को, ये अंग्रेजों को छोड़ के अपने पुराने स्वरूप, मतलब उस टाइम के मुगल स्वरूप की ओर जाना चाहते हैं।
ये ये एक घटना थी जो मैंने आपको संक्षेप में बताया, बहुत ही संक्षेप में। और इन सब घटनाओं को समझने का एक यही फ़ायदा होता है कि हमें अपनी राष्ट्रीय अस्मिता को समझने का मौका मिलता है, उसके पीछे कारणों को। और इन सब चीज़ों, इन घटनाओं को समझने से आप जब इन सब घटनाओं की बात करते हैं, समझते हैं और किसी एग्ज़ाम के पर्पज़ से समझते हैं, तो उसके समझने का तरीका में कुछ और चीज़ें होती है कि उसे जब आप समझें तो उसके व्यापक अवधारणा को समझें। और जब हम किसी चीज़ की व्यापक अवधारणा को समझेंगे तो ये पक्का है कि उससे जो आने वाला सवाल होगा वो कहीं नहीं जाएगा। और मैं इसी अपने संक्षेप बातों के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।